हेलो फ्रेंड्स। सो विद होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। ठीक है, जो भी अपना ये जो इंश्योरेंस क्लेम का जो चैप्टर है काफ़ी आप लोगों को इजी लग रहा होगा। तो प्रीवियसली मैंने 3 वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैं एक नया सा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, कुछ नया एडजस्टमेंट सीखेंगे। आखिर क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है, क्या स्टेप पहले लगानी होती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या हो रहा है ना, एक नया प्रोविज़न सिखाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट का है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 30 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर ये विजिबल हो तो बहुत अच्छा, वरना मैं आप लोगों के लिए एक लाउड रीडिंग कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अ फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ श्री जी वेंकटेश ऑन 1 अप्रैल 2013। ओके, आग कब लग गया अपने फैक्ट्री में? सर 1 अप्रैल 2013 को। एंड अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। द स्टॉक सैल्वेज्ड वाज 28,000। हम लोगों ने 28,000 का जो सामान है वो बचा लिया। ओके, श्री वेंकटेश had taken a fire insurance policy for 17 lakh 10,000 rupees. So the insurance policy is of rupees 17 lakh 10,000. Okay, फिर क्वेश्चन प्रोसीड करता है, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द इंश्योरेंस क्लेम विच द कंपनी शुड क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ओके, द पर्टिकुलर्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। तो सर क्वेश्चन को देखकर पहले अप्रोच क्या करना है, पहले तो ये पता लगाना है पहला स्टेप में कि यार ये जो हमारा अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है वो कैलेंडर ईयर पे मेंटेन हो रहा है या फिर अकाउंटिंग ईयर पे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अपना जो बिज़नेस है वो अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो मैं देख पा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन को देखकर आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2012। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी एक ट्रिक बताया था। क्या होता है ना, स्टॉक कब निकलता है, एक बिज़नेस का स्टॉक निकलता है जब उसका फाइनल अकाउंट बनता है। और फाइनल अकाउंट कब बना होगा इस बिज़नेस का? इस बिज़नेस का फाइनल अकाउंट बना होगा 31 दिसंबर 2011 को। मतलब 31 दिसंबर 2011 को इसका फाइनल अकाउंट बना होगा, उस दिन उसका क्लोजिंग स्टॉक निकला होगा। और 1 जनवरी 2012 को क्या हो रहा है, वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनकर हमारे सामने खड़ा हो रहा है। तो मैं इस जो ये डेट को देखकर ये कह पा रहा हूँ, ये जो स्टॉक का डेट को देखकर ये कह पा रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर बिजनेस है अपना, वो बिजनेस अकाउंटिंग ईयर नहीं फॉलो कर रहा है, वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। ठीक है, अपने बिजनेस में आग कब लगा? अब देखो 1 जनवरी 2013 है ना, अपने बिजनेस में आग लगा है 1 जनवरी 2013 को। तो जो बिजनेस में आग लगा है 2013 में लगा है। ठीक है, एंड अपने पास इन्फॉर्मेशन कब की दी गई है? 2012 की। 2012 का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। आप नीचे देखो, स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2012, मतलब लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि सर अपने पास 2 तरह के क्वेश्चन हम लोग फेस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में, पहले टाइप में क्या होगा, अपने को लास्ट ईयर की जीपी परसेंटेज डायरेक्टली दे दी गई होगी। वेल एंड गुड, दे दी गई है, कुछ नहीं करना, सेल पे अप्लाई करनी है। ठीक है, सेल पे अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है करंट ईयर में। बैलेंसिंग फिगर जो होगा थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, वही तो अपने को चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का जीपी का परसेंटेज नहीं दिया है तो क्वेश्चन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस देगा। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशंस की मदद से मैं क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर का मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद मैं वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, जीपी का परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा, और वो जो जीपी का परसेंटेज मैंने प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट किया ना, उसको मैं करंट ईयर में आके अप्लाई करूँगा अपने सेल के ऊपर में, एंड फर्दर चलूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। इस क्वेश्चन में मुझे जीपी का परसेंटेज नहीं बताया, इसने मुझे लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी है, और ये मुझे कंपेल करेगा कि क्या मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं। ठीक है, इसलिए वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो मुझे जीपी का परसेंटेज डायरेक्टली नहीं देगा, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दे दिया गया है, उसकी वैल्यू अब देख लो 1,44,000 है। लास्ट ईयर का ही क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है 31 दिसंबर 2012 है ना, उसका क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है 2,42,000 रुपीज़ की। तो सर लास्ट ईयर वेजेस भी पे हुई है 1 लाख रुपीज़ की। सर वेजेस पेड ऑन 1 जनवरी 2013 टू 1 अप्रैल 2013। सर 1 अप्रैल 2013 को क्या इवेंट हुआ अपने बिजनेस में? सर फायर ब्रेकआउट। 1 अप्रैल 2013 को अपने बिजनेस में आग लग गई है। ओके, तो हमारा जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो कब तक से कब तक का बनेगा? सर 1 जनवरी 2013 से लेकर टिल द डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर क्या है? 1 अप्रैल 2013। तो 1 अप्रैल 2013 तक की अपने पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ फायर हम लोगों ने वेजेस कितना पे किया? सर 1,80,000 रुपीज़ पे किया है। ओके,
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परचेजेस फॉर द ईयर 2012, मैंने 2012 यानी कि लास्ट ईयर में इतने का 9,38,000 रुपीज़ का परचेज भी किया है, ठीक है। सेल फॉर द ईयर 2012, मैंने प्रीवियस ईयर में सेल भी किया है, कितने का सर 11,60,000 रुपीज़ का सेल भी किया है। ओके सर, परचेजेस फ्रॉम 1 जनवरी 2013 टू 1 अप्रैल 2013, मतलब मैं कह पा रहा हूँ करंट ईयर टिल द डेट ऑफ फायर मैंने कितने का परचेज़ किया है सर 1,82,000 रुपीज़ का परचेज़ किया है। ओके सर, कह रहा है सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2013 टू 1 अप्रैल 2013, मतलब टिल द डेट ऑफ फायर करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ फायर मैंने सेल कितने का किया है सर 24 लाख रुपीज़ का मैंने सेल भी किया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन, जैसे लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया, लास्ट ईयर का परचेजेस दिया, लास्ट ईयर का सेल भी दिया मुझे, लास्ट ईयर का वेजेस दिया, मैं आराम से एक ट्रेडिंग अकाउंट बना पाऊंगा, ठीक है। नीचे थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट है, मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले मैं एक बार और रिवाइंड करके एक बात कह दूं, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि लास्ट ईयर का जो जीपी परसेंटेज निकलता है, ठीक है, इधर वो दिया हुआ हो क्वेश्चन में या हम लोग कैलकुलेट किए लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, कैसे भी किसी भी तरीके से जो जीपी का परसेंट है ना वो करंट ईयर में तभी अप्लाई हो पाएगा जब कंडीशंस नॉर्मल हो, याद रखना, तभी अप्लाई हो पाएगा जब कंडीशंस नॉर्मल हो, सब कुछ तरीका एकदम सेम हो बिजनेस का, सब कुछ तरीका सेम हो, किसी भी तरीके से प्राइस में चेंजेस नहीं आया, प्राइस में बढ़ा नहीं है, प्राइस में किसी भी तरह की घटोती नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आया बिजनेस में, कंडीशन एकदम नॉर्मल है, तो ही वो परसेंटेज को हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर करंट ईयर में कंडीशन थोड़ी सी अब नॉर्मल है, मैं उसको थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, नॉर्मल कर दूंगा उसको, एंड नॉर्मल करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको उस पर जो अपना जीपी का परसेंट है वो अप्लाई करके जीपी निकालूंगा। यही कहा था मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो बड़े अच्छे से उस क्वेश्चन में मैंने इस चीज़ को क्लैरिटी लाने की कोशिश की थी, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी एक नया सा एडजस्टमेंट आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, श्री वेंकटेश हैड इन जून 2012, जून 2012 मतलब प्रीवियस ईयर है ना, 2012 प्रीवियस ईयर है, एंड 2013 जो 2013 है वो हमारा करंट ईयर है, ठीक है। कह रहा है जून 2012 यानी कि प्रीवियस ईयर में वेंकटेश हैड कंसाइंड गुड्स वर्थ 50,000 रुपीज़, उन्होंने कंसाइनमेंट में गुड्स को भेजा था, विच वॉज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट। अपना जो वेंकटेश है उस बाबू ने क्या किया है, उन्होंने 50,000 रुपीज़ का गुड्स कंसाइन किया था, ठीक है, अपने कंसाइनी को सेंड किया होगा, और वो अब मतलब क्या बोलोगे, लॉस्ट हो गया, एक्सीडेंट में ख़राब हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट में वो लॉस हो गया। फिर बोल रहा है सिंस देयर वॉज नो इंश्योरेंस कवर टेकन, ठीक है, जो भी उनका लॉस हुआ उसके लिए किसी भी तरह का उन्होंने इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने किसी तरह का इंश्योरेंस लिया ही नहीं था। द लॉस हैड टू बी बॉर्न बाय हिम फुल, ठीक है, जो भी लॉस हुआ वो 50,000 रुपये का, ये जो 50,000 का लॉस हुआ ना, गुड्स इन ट्रांजिट जो लॉस्ट हो गया कंसाइनी को भेजने के वक्त, ठीक है, वो सारा लॉस क्या होगा, हमारा जो श्री वेंकटेश है उसको खुद ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एक और नया सा बात कहता है, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2011, बड़े ही आराम से ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। कहता है सुनो, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2011 हैड बीन वैल्यूड एट ए कॉस्ट लेस 10%, मतलब 2011 से पहले और 2011 का भी जो भी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग वैल्यू करते थे, ठीक है, जो भी स्टॉक को वैल्यू करते थे वो 10% घटा कर करते थे उसके ओरिजिनल कॉस्ट से। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट 100 रुपये का होता था तो मैं उसको 90 रुपये में दिखाता था अपने बुक्स में, ठीक है। ये 2011 तक का एक सिस्टम था, ठीक है। 2011 तक का सिस्टम क्या था कि मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को 10% से अंडर वैल्यू करके दिखाता था अपने बुक्स में, ठीक है। फिर क्या कहता है, फ्रॉम 2012, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, हाउएवर देयर वाज अ चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक विच वाज असर्टेन्ड बाय एडिंग 10% टू द कॉस्ट। देखो भाई, ये बिजनेसमैन क्या कर रहा है, मैं कहता हूँ, पहली बात तो ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि आप अपना जो स्टॉक है, स्टॉक को कैसे वैल्यू करोगे, कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट से भी 10% कम करके दिखा रहा है, कॉस्ट से भी 10% कम करके दिखा रहा है 2011 तक, और 2012 से उन्होंने एक पॉलिसी चेंज कर दी। अपनी पॉलिसी में क्या कर रहे हैं, कॉस्ट के साथ 10% ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट को 110% पे दिखा रहे हैं वो। 2011 तक जो ये बिज़नेस है, पर्टिकुलर बिजनेस अपने स्टॉक को 90% पे दिखाता था, एंड 2012 से उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉक को 110% 110% पे दिखाने का
स्टार्ट कर दिया है। यार ये तो मतलब पॉलिसी के मतलब अगेंस्ट में जा रहा है यार। उसको कॉस्ट तो 100 का है तो 100 पे दिखाना चाहिए था, एक पे 90% में दिखा रहा है, फिर 2012 से 110% पे दिखा रहा है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को बैक टू उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक नया सा एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है जो मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार और बता दूं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है, लास्ट ईयर का परचेजेस, लास्ट ईयर का सेल, लास्ट ईयर का वेजेस दिया है, ठीक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। लेकिन लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में एक पंगा है। वो पंगा क्या है कि सर जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुआ है ना, वो 90% पे वैल्यू हुआ है, मतलब 100 रुपये का सामान 90 रुपये दिखाया गया है, ठीक है। उसको बैक टू मेरे को 100 पे दिखाना पड़ेगा। ओके सर। फिर सर क्या हुआ, जो क्लोजिंग स्टॉक था 2012 का, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें एक नया सा पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। उस पॉलिसी में वो लोग क्या कर रहे थे कि जो भी उनका जो क्लोजिंग स्टॉक था उनको 110% पे दिखाते थे। तो उनको भी मैं नॉर्मल करूँगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में लेकर चल रहा हूँ। मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि यार मेरा कंडीशन अगर नॉर्मल होता तो मेरा जीपी का परसेंट कैलकुलेट होता। तो जितने भी अब नॉर्मल चीज़ें हैं, जितने भी अब नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं उनको एडजस्ट करूँगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं कैलकुलेशन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये मेरे सामने एक फॉर्मेट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट मैं बनाने वाला हूँ लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर का मेरे को जीपी का परसेंट कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर का जीपी का परसेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन लेकर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। आप देख पा रहे हो डेट 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012, ये लास्ट ईयर का मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। और करंट ईयर के लिए टिल द डेट ऑफ फायर मैं क्या बनाने वाला हूँ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाला हूँ टिल द डेट ऑफ फायर इन करंट ईयर, ठीक है। कुछ भी जो अब नॉर्मल चीज़ें होंगी मैं उनको बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश करूँगा, नॉर्मलाइज्ड जीपी का परसेंट कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो जितने भी अब नॉर्मल चीज़ होंगे, जितने भी अब नॉर्मल चीज़ें होंगी तो मैं उनको नॉर्मल करूँगा। देखो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक के साथ ही हमारा कुछ पंगा था। क्या था, कहता है क्वेश्चन में लास्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है ना 1,44,000, वो 90% से वैल्यू हुआ था, ठीक है। मतलब 100 का सामान को 90 पे दिखाया गया था। तो मैं बोला यार ये तो अब नॉर्मल चीज़ है, इसको तो बैक 100 पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, ठीक है। देखो टू ओपनिंग स्टॉक, ये लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू मुझे निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है 1,44,000 वॉज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन लास्ट ईयर, बट वो 90% पे है, मेरे को उसको 100% पे लेकर जाना है। तो मैंने क्या किया, उसको डिवाइडेड बाई 90% कर दिया। इट कम्स टू 1,60,000, ओके 1,60,000। 90% पे था, मैंने उसको बैक 100% पे कर दिया, ठीक है। एक जो अब नॉर्मलिटी थी मैंने उसको हटाई। सर मैंने प्रीवियस ईयर में परचेज़ भी तो किया है। सर कितने का परचेज़ किया है, सर मैंने जो परचेज़ किया है प्रीवियस ईयर में वो कुछ 9,38,000 रुपीज़ का है, ठीक है। सर मैंने प्रीवियस ईयर में वेजेस भी पे किया है, सर कितना, सर 1,00,000 रुपीज़ का, ओके 1,00,000 रुपीज़ का हम लोगों ने वेजेस पे किया है। मैंने सेल किया प्रीवियस ईयर में, तो कितने का, तो जो सेल है प्रीवियस ईयर में वो 11,60,000 रुपीज़ का सेल मैंने किया है, ठीक है। सर फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन कह रहा है 2012 का जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो रहा था उसको मैंने 110% पे दिखा दिया, बिजनेस ने 110% पे दिखा दिया। यार तुम्हारा स्टॉक अगर 100 रुपये का है तो तुम 100 रुपये पे दिखाओ ना, तुम उसको 10% ऐड करके क्यों दिखा रहे हो, ठीक है ना, क्यों दिखा रहे हो वैसा। तो मैं क्या करूँगा, उसको बैक टू नॉर्मल, उसको 100% पे लेके जाऊँगा। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2,42,000 है, कितना है 2,42,000, लेकिन ये 110% है, मेरे को इसको 100% करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, देखो 2,42,000 ये 110% है, मेरे को इसको 100% करना है। तो डिवाइड बाय अगर मैं 100% कर दूँ तो 2,22,000 आता है, ये 2,22,000 हो जाएगा, ठीक है 2,22,000 हो जाएगा। कैसे आया, समझ आया। तो ये 2,22,000 देखो एक्चुअली क्या था ना, 2,22,000 का ही हमारा स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर में, लेकिन ये बिजनेस ने क्या किया था 10% ऐड कर दिया था इसके साथ में, थोड़ा ओवर वैल्यू कर दिया था। 2,42,000 का बताया था, मैंने बोला ठीक है तुमने 10% बढ़ा दिया है, मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ उसको 110% से डिवाइड करके, वो 2,20,000 आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2,20,000 लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक पे। अब अगर आप देखो तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरीके से रेडी है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब मैं अपना जीपी निकाल सकता हूँ क्या सर, हाँ सर आप जीपी निकाल सकते हो। सर मैंने लिखा यहाँ पे
टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है। देखो मैंने बोला क्रेडिट को ऐड करता हूँ, ये अपना आएगा तो अपना आएगा सर एक और एडजस्टमेंट रह गई सर। क्वेश्चन में लास्ट ईयर में एक और एडजस्टमेंट थी कि जून 2012 यानी कि प्रीवियस ईयर में जो अपना बिजनेस है उसने क्या किया था, 50,000 रुपीज़ का सामान कंसाइन किया था जो कि रास्ते में ही ट्रांजिट में ही लॉस्ट हो गया था एंड उसका कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। ठीक है, वो तो बात की बात है, इंश्योरेंस क्लेम मिला या नहीं। पहली बात तो ये कितने का गुड्स लॉस हुआ है, 50,000 रुपीज़ का गुड्स लॉस्ट हुआ है। ठीक है, 50,000 रुपीज़ का गुड्स लॉस्ट हुआ है। तो मैंने बोला तो अगर 50,000 रुपीज़ का गुड्स लॉस्ट हुआ है तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, या तो इस 50,000 रुपीज़ को मैं अपने डेबिट साइड से लेस कर दूं, परचेजेस से लेस कर दूं, या तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा दूं। ठीक है, ये दो ऑप्शन है मेरे पास में। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अपने क्रेडिट साइड में दिखा दे रहा हूँ, बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। सर आपने क्रेडिट साइड में दिखाया मतलब ये तो लेस हो गया ना परचेजेस से। हाँ सर लेस हो गया, ठीक है, वो अब नॉर्मल लॉस है, वो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, है ना। सर कितनी थी वैल्यू जो लॉस हो गई गुड्स की, सर 50,000 रुपीज़ थी। ओके सर 50,000 रुपीज़ का गुड्स अपना लॉस्ट भी हो गया। ठीक है ना, इससे क्या होगा, हमारा जो जीपी का परसेंट आएगा वो एकदम नॉर्मल आएगा, क्योंकि देखो मैंने इसको जो नॉर्मल आइटम से उससे अलग करके दिखाया ना, तो अब जो जीपी आएगा वो एकदम अप्रोप्रिएट आएगा। ठीक है, मैंने बोला क्रेडिट का टोटल होता है 11,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 50,000, दैट कम्स टू 14,30,000। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 14,30,000। मैं डेबिट से इसको लेस करता हूँ, 1,60,000, 9,38,000 एंड 2,32,000। तो मेरा जो जीपी आ गया 2,32,000 आ गया, है ना। ये नॉर्मल जीपी आ गया 2,32,000। मैं जीपी का परसेंट यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो 2,32,000 डिवाइड बाय सेल्स कितनी थी अपनी, से 11,60,000। ओके, इंटू 100 मैंने किया, सब परसेंट क्या निकल के आ रही है, डिवाइड बाई 11,60,000 करने से सर 20%। ओके, मतलब मैं लास्ट ईयर अपना जीपी कितना कमाता था सर, 20% कमाता था, मतलब अपने सेल के ऊपर मैं 20% जीपी कमाता था। ठीक है, ये नॉर्मल जीपी है। ठीक है, ये मैं करंट ईयर में अप्लाई कर पाऊंगा, बस शर्त क्या है, शर्त यही है कि यार अपने जो करंट ईयर है उसमें भी कंडीशन सारा नॉर्मल होना चाहिए। अगर अब नॉर्मल है तो आप नॉर्मल करो पहले। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ स्टार्ट करता हूँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक कितना होगा आप ही बता दो, बताओ यार, दिख रहा है लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ही तो मेरा करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा ना। 2,22,000 वाज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द प्रीवियस ईयर एंड दैट विल बिकम ओपनिंग स्टॉक फॉर द करंट ईयर। ओके, सो दिस 2,22,000 बिकम्स माई ओपनिंग स्टॉक इन द करंट ईयर। ओके देन सर मैंने परचेस किया टिल द डेट ऑफ फायर, so what is the amount of purchase? सर जो परचेस किया मैंने टिल द डेट ऑफ फायर इट वॉज 1,82,000 रुपीज़ का परचेस किया है। सर मैंने वेजेस भी तो पे किए हैं। सर वेजेस कितना पे किया आपने? सर मैंने वेजेस पे किया है टिल द डेट ऑफ फायर 1,80,000 रुपीज़ का वेजेस पे किया है। ओके, फिर बोला मैंने सेल भी तो किया है। ठीक है, सेल किया है। सेल कितने का किया है सर? सर सेल कह रहा है क्वेश्चन मुझे टिल द डेट ऑफ फायर मैंने 24 लाख रुपीज़ का सेल किया है। मैंने बोला ओके, आपने इतने का सेल कर दिया है। सर और कुछ आइटम है जो अब नॉर्मल है, मेरे को नॉर्मल करने का ज़रूरत है, ऐसा कुछ है क्या क्वेश्चन में? सर नहीं, इस क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर में कुछ अब नॉर्मल चीज़ें थी जिनको मैंने नॉर्मल कर दिया। ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन था वो बड़े ही अलग तरीके से उन्होंने किया था, 90% में दिखाया था, मैंने उनको बैक टू नॉर्मल 100% पे दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक जो था करेंट प्रीवियस ईयर का वो लोग 110% पे दिखाते थे, ओवर वैल्यू करके दिखाते थे, मैंने फिर से उसको नॉर्मल कर दिया, 110% से डिवाइड करके 2,22,000 यहाँ पे आ गया मेरा। ठीक है, और ये मेरा करंट अकाउंट का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, यहाँ पे सेल सारा ही आ चुका है। ठीक है, मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे जीपी के परसेंट जो था कितना था, एट द रेट 20% था ना, वो मैं अप्लाई करता हूँ। कितना आएगा अब देखो, 24 लाख के ऊपर अगर मैं 20% अप्लाई करूँ दैट कम्स टू 4,80,000, है ना। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, बुक में थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है, अपना जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर में जो सेल हो रहा है, अब देखो करंट ईयर में जो सेल हो रहा है वो 24 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, अगर मैं ये 24 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, करंट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर मैं बढ़ूँ और अगर आप ये देखो वेजेस,
वेजेस जो है 1,80,000 रुपीज़ की है और मैंने यहाँ पे 1,80,000 लिखा है, ठीक है। अब ये जीपी का परसेंट मेरे को 20% अप्लाई करना है इस पर, ठीक है। आप याद रखना आपका क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आना चाहिए, ठीक है ना। वो तभी आएगा जब आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा क्रेडिट के टोटल से, है ना। आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा क्रेडिट के टोटल से, तभी तो इधर क्रेडिट साइड में बैलेंस अच्छी बचेगी, है ना। क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बचेगा वो किसके लिए होगा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेट करो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये 2,20,000 प्लस 1,82,000 प्लस 1,80,000 और प्लस 4,80,000, ठीक है। ये आता है डेबिट में 10,62,000, ओके। और क्रेडिट में अगर आप देखो तो क्रेडिट में आपको दिखाई पड़ रहा होगा 24 लाख है। यार ये तो क्रेडिट का बैलेंस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल एरर है, ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हो सकता। हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, देखो कैसा होगा। अपन क्या करेंगे ना, ये जो वेजेस है, ये जो क्वेश्चन में वेजेस है, इसका एक ज़ीरो को यहाँ से काट देंगे, ठीक है। इसको 18,000 बना देंगे। एंड ये जो अपना सेल है ना, क्वेश्चन में जो सेल है, ठीक है, टिल द डेट ऑफ फायर, ये जो 24 लाख है मैं इसको 2,40,000 कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2,40,000 कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा और ये जो टेक्निकल एरर है इस क्वेश्चन में वो हट जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा क्रेडिट में सेल हुआ था, सेल को मैंने क्या किया 24 लाख की जगह 2,40,000 बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूँ 2,40,000 रुपीज़। एंड ये जो मेरा डेबिट में जो वेजेस गिरा है, ठीक है, वेजेस जो 1,80,000 है मैं उसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ 18,000 रुपीज़ से। अब अगर आप देखो तो ये कितना आएगा, 48,000 आएगा, है ना। जीपी 20% अप्लाई करोगे सेल्स के ऊपर में, सेल्स 2,48,000 है, 2,40,000 का 20% होगा अपना 48,000। अब अगर मैं करूँ टोटल तो आप देखो 48,000 प्लस 18,000 प्लस 1,82,000 प्लस 2,20,000, ठीक है। ये आता है 4,68,000 डेबिट टोटल, जो कि क्रेडिट के टोटल से ज़्यादा है जो मुझे चाहिए था, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा यहाँ पे कितना, ये बैलेंसिंग फिगर है ना, 4,68,000 से मैंने लेस कर दिया 2,40,000, 2,28,000 इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट आई हैड ऑन द डेट ऑफ फायर। और अगर अब आप टैली करो, ठीक है, मैच करो, तो ये मैच करेगा। देखो बुक में जो आंसर है वो 2,28,000 रुपीज़ है कि नहीं है, और यहाँ पे भी अपना कितना आ रहा है 2,28,000 आ रहा है। और वो कब आ रहा है, जब मैंने वो टेक्निकल एरर को सॉल्व किया, ठीक है। तो कोई नहीं, ऐसा छोटा छोटा सा एरर हो जाता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई नहीं, अपन ने उसको सॉल्व कर लिया समझ कर, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये जो अपनी करंट ईयर की ऑन द डेट ऑफ फायर क्लोजिंग स्टॉक कितना था, उसकी वैल्यू कितनी थी 2,28,000 रुपीज़, वो तो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब अपने को क्लेम करना है, क्लेम कितना करेंगे, देखो मैंने कहा वर्किंग नोट पे क्लोजिंग स्टॉक कितने था, वैल्यू कितनी थी ऑन द डेट ऑफ फायर सर 2,28,000 रुपीज़। इससे मैं लेस कर दूंगा कितना, सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज कितना हो गया सर, क्वेश्चन क्या रहा है 28,000 रुपीज़ का मैंने सेव कर लिया सामान, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा जो लॉस हुआ है गुड्स का वो कितने का हुआ है सर, 2 लाख रुपीज़ का आपका एक्चुअल लॉस हुआ है। ओके, बड़ा बढ़िया। क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो पॉलिसी की वैल्यू थी ना, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 17,10,000 रुपीज़, ओके। 17,10,000 रुपीज़ उसकी पॉलिसी की वैल्यू थी। तो मैंने बोला अगर पॉलिसी की वैल्यू 17,10,000 रुपीज़ है, ठीक है, पॉलिसी की वैल्यू 17,10,000 रुपीज़ है और मेरा जो लॉस हुआ है वो कितने का लॉस हुआ है सर, 2 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो दैट इज़ विद इन द पॉलिसी अमाउंट, ठीक है, जितने का उन लोगों ने इंश्योरेंस मेरे को दिया था कि हाँ आप लोगों का अगर 17,10,000 रुपीज़ का लॉस होगा, इतने तक का लॉस होगा तो मैं बेयर करूँगा, कंपनी ने ऐसा मुझे कहा था। लेकिन मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 2 लाख रुपीज़, तो दैट इज़ विद इन द लिमिट, ओके। तो इस केस में क्या होगा, मुझे जो क्लेम है वो फुल क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। इस केस में फुल क्लेम मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर जब भी देखो प्लीज़ डरना मत, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उन लोगों ने सोल्यूशन में एवरेज क्लॉज लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद है ना जो सेल थी वो 24 लाख रुपीज़ की थी और अपना जो वेजेस था 1,80,000 था, इनके कारण में उन लोगों ने कुछ वैसा
डिफेक्ट कर दिया है, ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर हो गया। अगर ये 17,10,000 को मैं यहाँ पे एक ज़ीरो काट दूँ, वो आ जाएगा 1,71,000। तो आप देख पाओगे कि अगर 1,71,000 का मेरा पॉलिसी का वैल्यू था और मेरे पास स्टॉक कितने की है 2,28,000, तो पक्का यहाँ पे एवरेज क्रॉस लगेगा, क्योंकि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो मेरे जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी की जो वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा होता है वहाँ पे एवरेज क्रॉस लगता है, लेकिन मैं उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बस कैलकुलेशन समझो यार, अब कंसेप्ट समझो, बुक से आंसर मिलाने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस कैलकुलेशन समझो, कंसेप्ट समझो, अपन जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक जो है 2,28,000 रुपीज़ की निकल गई, ठीक है। और मैंने बोला कि ये जो लॉस हुआ है वो 2 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है, एंड दैट इज़ विद इन द लिमिट। दैट इज़ लिमिट कितना था, 17,10,000 रुपीज़ वॉज द मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक उन लोग मेरे को इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो लॉस हुआ है दैट इज़ विद इन द लिमिट, तो मुझे जो क्लेम मिलेगा मैं इतना ही क्लेम मांगूंगा और मुझे इतना का पूरा क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। तो विद दिस आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आया प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं बार बार कहता हूँ कि यार मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने का पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, बट लेकिन कमेंट करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ यार कमेंट करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कमेंट करने से मुझे पता चले कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हम लोग इस चैनल पे और कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। जुड़े रहें, बने रहें, थैंक यू।